हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है, तो आप अपने इस बहुमूल्य समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी देते रहिएगा, जिससे आपको यह ध्यान रहे कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसी को ध्यान में देते हुए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो किरण पब्लिकेशन की बिहार बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक मेंस पेपर का जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 हम करा चुके थे, तो और ये प्रैक्टिस सेट 2 है जिसकी प्रैक्टिस लेके आए हैं। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट नंबर 2, जिसमें सबसे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सामान्य अध्ययन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला ये 41 क्वेश्चन नंबर से आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए ध्यान देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति। जब दिन प्रतिदिन की स्थिति मतलब तो टेम्परेरी बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मौसम होगा। मौसम जो है वो बदलता रहता है डेली प्रतिदिन के हिसाब से। और इसमें देखिए आपको जलवायु मौसम कन्फ्यूजन होगा, तो जलवायु जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 42 पे। ये कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और इसका जो कथन 2 ये कह रहा है कि संश्लेषित जो रेशे होते हैं मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहे जाते हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, ये दोनों कथन एक तरीके से देखा जाए तो सही हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो कपास, ऊन, रेशम सब प्राकृतिक ही रेशे होते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। और मनुष्य जो बनाते हैं वो संश्लेषित से रहते हैं, जैसे ऊन वगैरह बनाते हैं, वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 43 नंबर पे एक निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है। तो ये दोस्तों फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर नहीं, इसका आंसर होगा वो जस्ता होगा। जस्ता को दोस्तों पीटा जा सकता है क्योंकि वो आघातवर्धनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु यानी वायरस की बात कर रहा है, तो वायरस से होने वाला रोग है टाइफाइड, हैजा, मलेरिया। ये जो सर्दी होती है दोस्तों ये वायरस से होती है, तो इसका सही आंसर होगा सामान्य सर्दी। और क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति किसके आसपास होती है? ध्रुवों के पास होती है, दक्षिणी गोलार्ध, उच्च ऊंचाई या भूमध्य रेखा। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जहाँ पे जलवायु होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो 23.5 डिग्री क्या कहते हैं, नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक की बात कर रहा है रेखा के, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक का। अगला क्वेश्चन ये 46 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? समुद्र और महासागर गहराई नापने के लिए आपने देखा होगा कि आपको कभी दिखा होगा एक फेदोमीटर टाइप का एक यंत्र होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है फेदोमीटर। तो जो फेदोमीटर होता है उसी से समुद्र की गहराई नापी जाती है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, कथन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। ये कह रहा है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन 1 और दूसरे को कारण बताया गया है। तो आपको देखना है कि कथन कारण दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य जंतुओं, ये ध्यान दीजिएगा यही कथन पढ़ रहे हैं, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और इसका कारण बता रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। जो इसका आंसर होगा वो ए होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये कह रहा है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो दोस्तों ये एमाइलेज एंजाइम है, जो मनुष्य और कुछ जो है कि पशुओं में भी पाया जाता है। तो मनुष्य पशु से कम थोड़ी है, तो उसमें पाया जाता है। ये लार में एमाइलेज पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। कह रहा है लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल जो नेटवर्क है उसका गठन क्या कहलाता है? जो लाखों कंप्यूटर्स का एक विशाल नेटवर्क होता है दोस्तों उसको इंटरनेट कहते हैं। इसका आंसर इंटरनेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और 51 पर ध्यान से देखिए। 50 कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल, हर 4 साल। तो हर 2 साल में इसके जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं और इनका कार्यकाल है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 51 पढ़ते हैं। 51 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कारण आर कहा गया, कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए।
तो कथन ये है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सभी जंतुओं की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, मनुष्य और सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसका कारण क्या कह रहा है कि मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सही बात कह रहा है, दोनों सही हैं, और आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। मनुष्य अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर, जरूरी नहीं कि जंतु, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनसे जो कि भोजन नहीं मिलता है, नहीं खा सकते हम लोग। तो यहाँ पे इस वजह से जो है इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर सारे जंतु खा लेते तो कह देते सही व्याख्या कर रहा है। अगला 52 नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजी सेना की तरफ से था जो बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान दीजिए। 53 कह रहा है गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब ध्यान दीजिए, गिरनार पहाड़ियाँ, ग से गिरनार और ग से आपका आ जाएगा गुजरात। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ग से याद किए थे, वैसे गिरनार को भी आप गुजरात से याद कर। देखिए गिरनार गुजरात मिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस सिख गुरु से संबंधित है। तो दोस्तों आपको एक आपने स्टोरी कभी सुनी होगी कि एक ऐसा जो है कि मुग़ल शासक था जो कि मुस्लिम जो है धर्म का एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा था और किसी ने नहीं किया तो उसने मरवा दिया था। तो दोस्तों ये औरंगजेब था। औरंगजेब ने तेग बहादुर, ऑप्शन देखिए तेग बहादुर हैं जी, बिल्कुल 2 नंबर पे। तो तेग बहादुर जी को जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था तो वो नहीं किए थे, तो औरंगजेब ने क्या है इनको जो है मरवा दिया था। इन्हीं के याद में दोस्तों शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक शहीद दिवस 31 मार्च वाला मनाया जाता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये गुरु तेग बहादुर के लिए कहा जा रहा था। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि इस्लाम धर्म स्वीकारने से कौन मना कर दिया था, तो वो गुरु तेग बहादुर, वो बहुत तेज थे, इस वजह से उसने कहा नहीं हम अपना धर्म नहीं चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता। किस नदी का उद्गम जो है भारतीय सीमा से नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा, चिनाब, रावी, महानदी। तो बताइए, आपको पता है ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत, हिमालय के कैलाश से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्रा का जो ये है ये तिब्बत से होता है दोस्तों, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। 56 देखिए क्या कह रहा है कि भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापवर्धन यानी ये पता है आपको क्या कह रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, भूमंडलीय तापवर्धन। देखिए कैसे कह रहा है, तो इसमें जो मुख्य योगदान है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस की ही बात कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग चलते हैं। 57 कह रहा है कि कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। तो जो एक देखिए दोस्तों, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए दोनों ऑप्शन है। अब इसमें आप बहुत बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आपको याद आएगा। कह रहा है कपड़े धोने वाले सोडे, जो कपड़ा धोने वाला है दोस्तों उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका उत्तर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो एक खाने वाले सोडे का नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये जो है खाने वाला सोडा, आप ध्यान रखिएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे को कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट कपड़ा धोने को। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जो बाई है, खाना तो हमेशा बाई बनाती है, तो इस वजह से मैंने खाने वाले सोडे का नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट याद किया है और धोने वाले कितना। अब आप कहेंगे धोने का काम भी तो बाई करती है, तो दोस्तों धोने के लिए तो आजकल वॉशिंग मशीन चला है, तो आप ऐसे करके इसको ट्रैक कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही ट्रैक किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 है कि फल एक परिपक्व है, फल क्या होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है, वर्तिकाग्र होता है या फिर अंडाशय होता है। चलिए बताइए फल क्या होता है। दोस्तों ये जो फल होता है वो एक प्रकार का अंडाशय होता है। फल क्या होता है दोस्तों, अंडाशय होता है, जो निषेचन के बाद जो है अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अब फल जो पका हुआ भाग होता है दोस्तों वही अंडाशय होता है, जो कि बाद में एक बीजांड के रूप में विकसित होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए, फल एक परिपक्व है, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 कह रहा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखिए 60 नंबर पर ध्यान दीजिए कि गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। ये दोस्तों जो 1919 वाला सत्याग्रह आंदोलन था वो जो है शुरू हुआ था रॉलेट एक्ट के संबंध में। रॉलेट एक्ट जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना ऐसा कानून कहा गया था ना, बिना वकील बिना दलील का कानून, जो 1919 में आया था, इसलिए इसको जो है इसके उपलक्ष्य में गांधी जी ने दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 61, जो कि कूट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एग्जाम में आप भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं आपको छोटी सी गलती की वजह से आपका नंबर कट जाएगा और माइनस मार्किंग पहले से ही है। और देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है, अभिकथन ए और कारण आर, तो कह रहा सही है कि नहीं, कह रहा बलुई मृदा सुवातित होती है, बलुई मृदा शुरुआतित होती है। उसके बाद इसका कारण क्या बता रहा है कि बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, बलुई मृदा जी नहीं, बलुई मृदा के कण दोस्तों बड़े होते हैं, इस वजह से उसके बीच में गैप आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा कि ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। ए इसलिए सही है कि ए सही कह रहा है बलुई मृदा सुवातित होती है, लेकिन बलुई मृदा कण छोटे नहीं बड़े होते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तीसरा। आइए 62 और 63 पे देखिए, ये जो 62 नंबर का ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो दोस्तों जब भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो उसका उत्तर होगा टिहरी बांध, जो कि इस क्वेश्चन का भी उत्तर है। लेकिन इसके साथ आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तब आप याद रखिएगा वो कौन सा बांध है। चलिए याद करके बताइए, गुरुत्वीय बांध सबसे बड़ा कौन है, भांखड़ा नांगल। कन्फ्यूजन तो इसी में होता है ना दोस्तों, तो भांखड़ा नांगल ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, और ये जो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसका उत्तर है टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार है वो सैमुअल मोर्स गैलीलियो कोल्ट मार्कोनी। तो जो टेलीग्राफ तार वाला होता है दोस्तों, इसका आविष्कार किया था सैमुअल मॉर्स ने। किसने किया था, सैमुअल मॉर्स ने। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे चलते हैं। 64 कह रहा है कि इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता से विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। मतलब स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया, मतलब विदेशी भ्रमण और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला, जिसमें मैडम भिकाजी कामा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों ये मैडम भिकाजी कामा थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, मैडम भिकाजी कामा के बारे में। ये जो है वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था, जिसकी स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने किया था, और पेरिस में 1909 में किया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 65। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। तो आप चलिए बताइए, सर सैयद अहमद खान, और ऑप्शन में देखिएगा क्या कहते हैं, भगत सिंह, सिराज गोपालाचारी और खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आपने लाल कुर्ती दल का नाम सुना होगा, लाल कुर्ती दल। तो जो लाल कुर्ती दल है उसके भी ये लाल शर्ट कहिए या लाल कुर्ती दल, वो खुदाई खिदमतगार नाम से भी इनको जानते हैं, यही है अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिए, अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती दल। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 67 पे। 66 में कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। ये दोस्तों वंदे मातरम सबसे पहले 96 में गाया गया था, 1896 में। वंदे मातरम जो है 1896 का था। वंदे मातरम के बारे में आप ध्यान रखिए कि इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। पूछ लेता, आपको सबको पता है कि वंदे मातरम बंकिम चटर्जी की पूछ लेता है हिंदी या संस्कृत, तो संस्कृत में। चलिए 67 नंबर पे आप ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, आँख की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी, फेफड़े की मांसपेशी या फिर गर्दन की मांसपेशी। चलिए बताइए, आप बताइए शरीर का जो है कौन सा ऐसा भाग है जो 24 घंटे हमेशा काम करता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। आँख है दोस्तों, सो जाते आराम कर लेता है, फेफड़ा भी लगभग सांस लेता ही रहता है, गर्दन भी आराम करता है, लेकिन दोस्तों हृदय जो है हमेशा जो है रक्त पंप करता रहता है। तो आप ध्यान रखिए, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, हड्डी नहीं पूछा, मांसपेशी, वो हृदय की होती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कूट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, कथन है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। और कथन 2 क्या कह रहा है कि दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही परंतु 2 गलत है, कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। देखिए दस्त एक घातक बीमारी, दस्त से जरूरी नहीं कि घातक बीमारी, कोई दस्त से आपने मरते हुए देखा है, हाँ दवा ववा लेते हैं ठीक हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, लेकिन दस्त से कोई मरता नहीं है। लेकिन दस्त के कारण शरीर से जल और लवण की क्षति हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। अर्थात 1 गलत है और 2 सही है। बिल्कुल पानी खत्म नहीं हो जाता दोस्तों, डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 71 पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। 69 कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है फर्स्ट नंबर पे,
और दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, याद रखिएगा 21%, 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21। 70 नंबर देखिए, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? कोलंबिया, बास्टोक, ईगल, अपोलो सेकेंड। चलिए बताइए। कल्पना चावला के बारे में आपने सुना ही होगा कि 2003 में जो है स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। स्पेस शटल कोलंबिया, तो आप कोलंबिया को याद रखिए दोस्तों। इस दुर्घटना में यही खाली नहीं हम लोग भारत की थी कल्पना चावला, तो हम लोग को याद है उसमें टोटल 7 लोग थे जो सातों के सातों जिंदा नहीं बचे थे। ये कोलंबिया की घटना थी 2003 में, तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 और 72 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? नामची, सिक्किम, चूरू, मासिन। तो आपको पता होगा मासिन मेघालय, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको लगभग याद ही होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को जो है क्या कहा जाता है? कभी आपने ऐसा क्वेश्चन सुना है? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक ग्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अक्षांश और देशांतर होता है, अक्षांश को अंग्रेजी में लेटीट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई लाइन, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं यानी खड़ी लाइन। तो आप ऐसे याद कर सकते, लेटीट्यूड लेटा हुआ यानी अक्षांश, देशांतर खड़ी यानी लॉन्गिट्यूड। इसका आंसर होगा भौगोलिक ग्रिड। भौगोलिक ग्रिड कहते हैं जब ग्लोब में एक दूसरे को कोई रेखाएं काटती हैं दोस्तों, उसे भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं हम लोग। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये पता है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनाफिलीज मलेरिया होती है दोस्तों, मादा एनाफिलीज से, इससे जो है मलेरिया बीमारी हो जाती है। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस शताब्दी में? दोस्तों ध्यान रखिएगा 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये विद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित था और कुमारगुप्त फर्स्ट ने जो है इसको बनवाया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की तथा ये बिहार की पहली महिला है? ये हैं दोस्तों कौन सी? निरुपमा अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अन्नपूर्णा, मैंने अग्रवाल से याद किया, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ये जो है बिहार की पहली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कह गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? दोस्तों गंगटोक है कहाँ पे? सिक्किम में। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। गंगटोक तो सिक्किम की राजधानी है, नाथुला भी वहीं पड़ता है एक दर्रा, तो कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। तो ये जो है दोस्तों 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगटोक से नाथुला जो है 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 78 नंबर ध्यान दीजिए, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? नदी, तालाब, कुआं। दोस्तों सभी हैं, ये सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? दोस्तों बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बाघ का संरक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का देखिए, कह रहा है मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? मनुष्य के शरीर की गंध से, अपनी औरत आँखों से, पंखों के फड़फड़ाहट से, मनुष्य के शरीर की हलचल से। ये तीनों नहीं होगा दोस्तों, ये इसका आंसर होगा पहले कि शरीर की गंध से खोजते हैं। 81 82 नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपने अक्सर सुना होगा, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा का मैंने आपको बता ही दिया, कुमारगुप्त फर्स्ट, लेकिन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो पाल वंश से शासक संबंधित है, जिसके जो है ये धर्मपाल का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों 13वीं शताब्दी में। जैसे उसका पूछा नालंदा 5वीं शताब्दी में, तो ये 13वीं शताब्दी में। तथा पूछता है कि किसने इसको नष्ट कर दिया था? दोस्तों वो बख्तियार खिलजी थे जो है कि विक्रमशिला को नष्ट कर दिए थे। आइए 82 नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? ध्यान से, अर्धचंद्राकार बालू स्तूप को थार रेगिस्तान की बात कर रहा है, क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको बरखान कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो बरखान कहा जाता है। और थार मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थल है जो भारत पाकिस्तान दोनों में। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा वो अटाकामा है, अटाकामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं हम लोग। 83 नंबर ध्यान दीजिए, करें जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल, यार्ड, जंक्शन, स्टेशन। दोस्तों उसे जंक्शन कहा जाता है। जैसे प्रयागराज जंक्शन, बिहार जंक्शन, मतलब रेल लाइन 2 दिशाओं की ओर जाती है तो उसे जो है 2 से अधिक दिशाओं, उसे जंक्शन कहा जाता है। 84 नंबर देखिए, कह रहा 2 या अधिक
दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? मुहाना, स्रोत, कन्फ्लुएंस, ज्वारनद मुख। ये जो है दोस्तों कन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फ्लुएंस। दो या दो से अधिक नदियों के मिलन स्थल को जो है कन्फ्लुएंस कहते हैं। तथा आप एक ध्यान रखें, मुहाना किसे कहते हैं? दोस्तों जब नदियाँ जो है समुद्र में मिलती हैं तो उसको मुहाना कहते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 85 नंबर देखिए कि किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? ध्यान दीजिए, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? आपको पता है मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इसे जो है जॉर्ज व्हिटेट बनाए थे। तो भारतीय शहर 7 द्वीपों का शहर दोस्तों मुंबई है, आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहा संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। सही है, गलत है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, आप बताइए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। संक्रामक रोग ही पता चला, संक्रामक मतलब दूसरे के संपर्क में आने से, इसमें क्या है। चलिए 87 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? दोस्तों ये सीटेट वाला क्वेश्चन, हाथी जो है रहने लगता है और हाथी के झुंड में हमेशा दोस्तों एक मादा रहती है और हाथियों के बच्चे रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 88 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने किया था। चंपारण 1917 में हुआ था, जो इसका नेतृत्व था वो जो है गांधी जी ने किया था, तो इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 1917 में हुआ था। नील की खेती, जिसमें कि 3 कठिया पद्धति, 3/20, ये भी पूछ लेता है 3 कठिया का मतलब, तो वो 3/20 खेती के बारे में बात करता है। चलिए 89 क्वेश्चन देखिए, करा ऊंचाई के साथ जो है कि भाग कम होती जाती है, मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो क्या कम होता जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? जैसी बात है, ऑक्सीजन कम होगा, तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर लोग लगा के कूदते हैं कभी कभी। 90 नंबर देखिए, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जाड़े में दोस्तों आपको पता होगा रबी की फसल उगाई जाती है, बरसात में खरीफ की फसल और गर्मी में जायद की फसल, तो इसका सही उत्तर होगा रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है दोस्तों पाक जलसमूह मध्य। ये जो पाक जलसमूह मध्य ये श्रीलंका और भारत के बीच है, जो रामेश्वरम को जो दोस्तों अलग करता था, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जापान में इसे टाइफून कहते हैं। जापान में टाइफून, भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज, तो आप ध्यान रखिए। जापान के साथ चीन में भी इसे टाइफून कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर किसका लेप किया जाता है? बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर, अच्छा दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपने गैल्वेनीकरण का नाम सुना है? गैल्वेनीकरण, ये दोस्तों धातु पर जो है जस्ता की एक परत लगाई जाती है, उसी को गैल्वेनीकरण कर, जिससे जो है लोहे को जंग से बचाया जाता है, तो ये जस्ता आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कह रहा भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? ग्रामीण ओलंपिक्स दोस्तों ये पंजाब में हर वर्ष ग्रामीण ओलंपिक्स होता है। आइए बैरोमीटर वाला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब को नापता है बैरोमीटर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर में दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे जो है हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, तो आप ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार में कितने ज़िले हैं? दोस्तों 38 ज़िले हैं। आप जब कई बार देखिए बिहार के बारे में दोस्तों, ये बिहार का पेपर है, आप ये मत सोचिए आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे आपको याद बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम आपको 8-10 बार पढ़ना पड़ेगा, और डेली ना को सही तो 2 दिन 3 दिन पर उसको देखते रहिए, तो आपको एक दिन जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद हो, वैसे आपको बिहार के बारे में याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार में कोई चीज़ आपके लिए नई होगी तो एक बार में आपको याद नहीं होगी, तो आप बिल्कुल हार मत मानिएगा, लगे रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 नंबर दोस्तों देखिए, कह रहा है एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को दोस्तों क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग, संचारी रोग, असंतुलित रोग, संपर्कजन्य। दोस्तों इसे अभावजन्य, मतलब जब पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा तो अभावजन्य रोग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब गर्म करने पर ठोस जो है द्रव में बदल जाता है।
गलना, वाष्पीकरण, जमना, संघनन। दोस्तों इसको तो गलना ही कहेंगे। अब गल गया तो गल गया, ये ऐसे हो गया। साथ ही साथ आप देखिए वाष्पीकरण और संघनन और जमना। संघनन मतलब जब जमता है, जमना एक ही तरीके से लगभग, वाष्पीकरण जब वाष्प बनता है। तो आप लोग इसे जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए आइए, साथ ही साथ इसमें कुछ एडिशनल जानकारी आप अगर ले तो हम थोड़ा बता दें, 1 मिनट लगेगा। करेक्ट। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो वाष्पीकरण होता है दोस्तों, वो द्रव को गर्म करने पर जब वो गैस में बदल जाती है तो आपका वो वाष्पीकरण हो जाता है। तथा अगर जमना के बारे में बात करें तो द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलने की क्रिया को जमना कहते हैं। मतलब द्रव को ठंडा करके ठोस बनाया जाता है, उसे जमना कहते हैं। और दोस्तों अब ध्यान रखिए संघनन किसे कहते हैं। संघनन के बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जो संघनन होता है दोस्तों, जब गैस यानी वाष्प जो गैस होती है, मतलब गैस को जब हम ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को दोस्तों संघनन कहते हैं। मतलब जब गैसी चीज़ है उसको ठंडा करके जो है किस में बदलने, द्रव में बदलने, तो वो संघनन होता है। वाष्पीकरण वाष्प है, जमना तो ठंडा करके जमाना, और गलना आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है। पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती। ये तो बिल्कुल नहीं है। तो बताइए क्या होगा। जो नहीं है वही तो उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पानी का गुण नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मैंने इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 101 पे। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ ये कैसी स्मारक, अशोक स्तंभ है, बौद्ध स्तूप है, सूर्य मंदिर है, जल मंदिर है। चलिए बताइए। ये दोस्तों एक अशोक स्तंभ है। जो कोल्हुआ है वो बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ जो कि अशोक स्तंभ है। ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अशोक ने इसका जो है बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी जो है वो बारिश से मिलता है। बात तो बिल्कुल सही है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खुल, माने दोनों सही है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए आर, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 और 104 को देखते हैं। 103 और 104 कह रहा बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती। अंधेरा, हवा, पानी, प्रकाश। पानी चाहिए होता, हवा चाहिए होता, प्रकाश चाहिए होता दोस्तों। अंधेरा, अंधेरा की कोई ज़रूरत है नहीं। अंधेरा रहे न रहे क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। कह रहा वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, वो खगोलविद होते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे 105 नंबर देखिए। 105 नंबर कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को केवल से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्टेथोस्कोप। चलिए बताइए सूक्ष्म जीव को आप कैसे देखेंगे दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी बनाई है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 1। 106 नंबर बताइए। जंतु किसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है। मछली, मेढक, चिड़िया। मेढक भी मार के खा लेते हैं लोग, मछली भी, चिड़िया भी, कछुआ। सबसे मजबूत जो है दोस्तों वो कछुआ होता है। जो कछुआ होता है इसका जो कवच है दोस्तों बहुत ही कठोर होता है। ये ज़मीन में भी, पानी में, दोनों में रह सकता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका बना होता है, तो दोस्तों याद रखिए वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 CO3 का इसका कवच बना होता है। 107 नंबर देखिए कि दूरी को मापने की इकाई है किलोग्राम, किलोबाइट, किलोमीटर। ये तो सरल क्वेश्चन किलोमीटर है। 108 नंबर पे ध्यान दीजिए। कह रहा डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है। ORS का घोल, नींबू पानी, जल दूध। दोस्तों ORS का घोल। डायरिया का जो प्राथमिक उपचार है वो ORS का घोल है। तथा आप याद रखिए ORS का फुल फॉर्म पूछता है तो आप उसको भी याद रखिएगा। ORS, ओ से आपको याद रखिएगा ओरल, ध्यान रखिएगा ओरल। और जो आर है वो रिहाइड्रेशन, आपको पता चल जाएगा। लास्ट वाला ध्यान रखिएगा ORS। एस फार होता है दोस्तों साल्ट। एस फार आप ध्यान रखिएगा साल्ट। ओरल और साल्ट याद रखिएगा, बीच वाला आप पकड़ लेंगे। तो ये डायरिया का जो है प्राथमिक उपचार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 109 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में असत्य ढूंढना, माने 3 सत्य है 1 असत्य है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जूते बाहर उतार के ही घर में आना या घर का रिवाज, ये भी लगभग सही है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, ये भी सही है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। तो दोस्तों ये तो सब सही है कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो, लेकिन इसमें से आपको असत्य सोचना है। अब इन चारों में से आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा के बताइए कि इसमें कौन सा आंसर है जो कि असत्य हो सकता है। चलिए बताइए। ये सेकेंड नंबर पर दोस्तों ध्यान रखिए।
जूते बाहर उतार कर ही घर में आना या घर का एक रिवाज है, ज़रूरी नहीं है, घर में लोग जूता पहन के भी जाते हैं, लेकिन बाकी 3 ये तो हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन, आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो मैना, बुलबुल, नीलकंठ। ये भी आप कई बार पढ़ेंगे तभी याद होगा दोस्तों, गौरैया। गौरैया जो है वो बिहार का राजकीय पक्षी, मैंने 3 अक्षर का गौरैया से याद रखा है कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। तो आप भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु बिहार का दोस्तों बैल होता है, और राजकीय फूल की बात करेंगे तो गेंदा, राजकीय फूल गेंदा, पक्षी गौरैया, और राजकीय मछली मांगूर। आप इसको भी ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? मुंगेर, जमुई, पूर्णिया, बलिया। बलिया दोस्तों उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 और 13 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 कर असत्य कथन का चयन करें। लिथॉस का अर्थ चट्टान होता है, एटमॉस का अर्थ परमाणु, ह्यूडर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ है जीवन। बायो का अर्थ जीवन होता है, बिल्कुल सही है। ह्यूडर का अर्थ है जल, लिथॉस का अर्थ है चट्टान, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का नाम आपने सुना ही होगा, तो बताइए, ये भी सही है। और ह्यूडर, ह्यूडर से जल, ह्यूडर का अर्थ भी जल होता है दोस्तों। ये जो एटमास है उसका अर्थ परमाणु नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2, बाकी 3 सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन कमी, सभी। तो ये तो सभी है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? दोस्तों सिक्किम की जो मुख्य नदी है वो गंडक, नर्मदा, तिस्ता, कावेरी में से तिस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और सिक्किम राज्य की ये मुख्य नदी है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, तिस्ता नदी जो है मुख्य नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर पर ध्यान दीजिए। 115 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो आप इस चारों ऑप्शन देखिए कौन सही है। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या पूर्णिमा के समय ही गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ तथा आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए बताइए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन ही इसमें सही। महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। आप जब जाएंगे तो लगभग कहीं न कहीं से लोग ये जो है जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी 3 गलत है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 चलते हैं दोस्तों। थोड़ा ये कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसका आंसर जो होगा वो होगा महासागर आपस में जुड़े होते हैं, महासागरीय जल अमावस्या पूर्णिमा के समय गतिशील रहती है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय, ये डाट डाट डाट। जो 115 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका पहला, ए और सी। मतलब ए और सी सही है। ए और सी का मतलब ये हुआ कि आप जब यहाँ आएंगे देखेंगे तो महासागर आपस में जुड़ी होती है, ये भी सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये भी सही है। और ये तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ, ये भी सही है। बाकी ये गलत है, ये गलत है, तो आप ध्यान रखिएगा 115 नंबर का। आइए 116 चलते हैं। करा शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम में है। चलिए 117 नंबर देखिए, कह रहा है सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? दोस्तों काला रंग की। जो काला रंग होता है ना वो प्रकाश को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, इसी वजह से जो है सौर कुकर की जो दीवारें हैं वो काले रंग की होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, सिकंदर। चलिए बताइए कौन था वो? आपको तो हमेशा वास्को डी गामा ही याद आते होंगे कि विश्व का चक्कर लगाया। दोस्तों वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की थी, उन्होंने विश्व का चक्कर नहीं लगाया था। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैगलन। मैगलन, इनका नाम जो है फर्डिनेंड मैगलन था, ये पुर्तगाल के नाविक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है विश्व का चक्कर समुद्री मार्ग से लगाया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। 119 नंबर भी कूट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिछली बार देखिए एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने वाला था लेकिन बच गया। ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए कथनों पर विचार करें और कूट के साथ सही उत्तर करें। कह रहा है प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा होता है। दूसरा कह रहा है पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, तो गलत है, श्रीलंका से करती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी सही है। कह रहा है बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो दोस्तों है वो है सी और डी। सी और डी सही उत्तर, सी और डी। सी और डी का मतलब ये हुआ आंसर नंबर 4।
ये भी गलत है। ये 3 तरफ से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। माने ये तीसरी एक देशांतर के लिए 4 मिनट, और ये जो बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर होता है दोस्तों, उनका समय एक नहीं होता, तो ये ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जो काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात, ये जो बिहार के नवादा जिला आपने ध्यान रखा, यह नवादा जिले में, इसका उत्तर होगा नवादा जिले में। आइए दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी से आपको हम आंसर बता देंगे, और कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करने लायक होंगे उसके कुछ ट्रिक बता देंगे, जिससे कि आप जल्दी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप देख के आंसर हम बता दे रहे हैं और आप अच्छे से अपने से सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। औसत बराबर दोस्तों होता है कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से भाग देना। तो जो आपका जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 3 7 नंबर, मतलब इसका आंसर आएगा 7, यानी तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करिए। ये दोस्तों एडिशन है, आप कर ही लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 यानी 0.133। अब देखिए एक आयत की परिधि इतनी मीटर है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना, आयत का क्षेत्रफल। जब परिधि दे दिया है वो लंबाई चौड़ाई का ही तो होता है। आप 5x 2x मान के 10x और 4x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 14x कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 3 वाला दोस्तों, ये आएगा आपका 4000 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, लगभग सारे क्वेश्चन इस सरल ही दिख रहे हैं मैथ वाले, तो आप ध्यान रखिए। कह रहा है इसमें 7 का स्थानीय मान, ये तो आपको पता है, आप कर ही लेंगे 7 का स्थानीय मान, ऑप्शन नंबर 1। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? जो 180 डिग्री हो तो ऐसे सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन है बिल्कुल साधारण, ना इसमें मुड़ा उड़ा कुछ नहीं होता, तो ये देख दो साधारण कोण ही कहेंगे। आइए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है कि 240 का डाट डाट डाट, ये भी आपको 240 का 2/5% को 1/100 कर देंगे, प्लस 180 गुणते लगा के 3/5 गुणते 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 2 यानी 2.04। चलिए आइए 7 नंबर पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्या कह रहा है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है? जब स्थान घेरेगी तो आयतन कहलाएगी, सीधी सी बात है। चलिए 8 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। महत्तम समापवर्तक आप ज्ञात कर लीजिएगा। जो 9 नंबर है उसका आंसर दोस्तों आएगा 4 नंबर यानी 2। 3 मजदूरों की मजदूरी इतना रुपये है प्रतिदिन है, तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की, एक दिन का निकाल के आप इसमें गुणा कर लीजिएगा। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2 नंबर यानी 51,000 रुपये। चलिए आइए 11 नंबर पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर का दोस्तों हम आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसे समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन सरल ही सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है। इसका आंसर आएगा 11 का 2 और 12 का दोस्तों देखिए 12 नंबर का जो आंसर है वो आएगा 4 यानी 8 और 13 नंबर का जो आंसर आएगा ये आएगा 4 यानी सभी होंगे इसके समापवर्तक। चलिए 14, 15, 16 देखिए। जो 14 नंबर का आंसर है दोस्तों वो आएगा 2 यानी 90,000। 15 नंबर का जो आंसर है वो आएगा 3 और 16 ये अभाज्य संख्या है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों? अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्तक दोनों का मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर का जो आंसर आएगा आपका, ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। 17 नंबर का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 1 यानी 245 मीटर। 18 नंबर का ये साधारण ब्याज का बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो इसको भी आप कर लीजिएगा, 120 रुपये इसका आंसर आएगा। ये देखिए घनाभकार, या यहाँ पे कोई फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है आपके याद हो, 2D और 3D के सारे फार्मूला आप याद रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। 504 ये देखिए, ये अनुपात मिश्रित अनुपात वाला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका आंसर आएगा दोस्तों 3, 2:1। अभी 21 नंबर देखिए, लव मूल्य 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर कर लेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन में आया था देखिए, 19 को कह रहा CP बराबर 16 वस्तुओं का SP, तब यहाँ से CP अपान SP करके दोस्तों यही करके आप यहाँ पे 19/16 कर लेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जो 21 नंबर है वो है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 18 सही 2 ध्यान दीजिए थोड़ा, इसका आंसर आएगा 18 सही 3/4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का आंसर आएगा आपका 3 नंबर 322 और देखिए 23 नंबर का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा आपका 59 रुपये। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। 24 नंबर का आंसर देखिए, 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 3 12 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये चार्ट का क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा, हम उसका आंसर आपको बता देते हैं। जो 25 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा दोस्तों 1:48, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 26, 27, 28, 29, 1, 7 देखिए।
जो 26 नंबर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ के आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ऐसे भगा मत दीजिएगा। मेरे पास सुविधा नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर, नहीं तो आपको हम सॉल्व करके दे दिए होते, और टाइम की भी कमी है। अब मैथ तो दोस्तों आपको खुद से करना चाहिए। 26 का जो है दोस्तों, इसमें पास्कल होगा, इसमें कोण का मात्रक रेडियन, तो दाब का पास्कल। 27 नंबर का देखिए, 27 नंबर का आंसर 13171 आएगा। 28 नंबर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 3। चलिए 29 नंबर देखिए, कराए विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी, दरवाज़ा, मेज, लकड़ी। कुर्सी, दरवाज़ा, मेज, लकड़ी, तो इसका बताइए लकड़ी। ये सभी उससे बने हुए चीज़ हैं, बाकी ये अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 और 31 पे। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है 30 नंबर का। इसका आंसर दोस्तों एक आएगा 16वां, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 31 नंबर देखिए, कह रहा है एक पुरुष की ओर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका पिता आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 और 33 नंबर पे। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आएगा 2 नंबर, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 33 नंबर का आपका आंसर है 2 नंबर, कामगार, फैक्ट्री में कामगार काम करते हैं। 34 नंबर देखिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन दोस्तों आप लोग काम करिएगा, डायरेक्शन जब भी कोई आदमी की बात करे वो आदमी आप ही बन जाइए। किसी आदमी का नाम लेके बात करे तो वो आप बन जाइए। आप अपने आप को समझिए हम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आप अपने आप को मान के आंसर देंगे तो। ये दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आएगा। ये देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है 35 नंबर का, इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। ये कह रहा है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये देखिए घूम भी रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री घूम रहा है, प्लस एक संख्या बढ़ रही है, तो ऊपर जाएगी 45 घूम के 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 36 पे चलते हैं। 36 का वो आरेख चुनिए, वर्ग संबंध कलम पेंसिल बोतल। कलम पेंसिल बोतल, दोस्तों ये तीनों अलग ही अलग हैं कि इनमें कोई संबंध है बताइए। कलम अलग होता है, पेंसिल अलग होता है, बोतल अलग होता है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। और ये देखिए प्लस का अर्थ है भाग, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ही आराम से। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान लगा के सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एक गलती से साइन का जो है चिन्ह बदल जाता है, तो आपका क्वेश्चन जो है आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है दुर्घटना से देर भली। इसका आंसर आएगा दोस्तों 36। चले 38 नंबर का देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे है, और एक ये बड़ा वाला, 2 त्रिभुज हो गया। इधर भी एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, मतलब टोटल 4 त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा देख रहे होंगे तो आप बताइएगा। इसका आंसर है 4। चलिए 39 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न उत्तर में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति सर्वाधिक मिलती है, मतलब इसको इसमें खोजना है। तो ये तो 3 नंबर सीधा दिख रहा है, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 3 नंबर। 39 का आंसर क्या होगा 4 नंबर, एकदम सीधा मिल रहा है 4 नंबर का। मतलब ये देखिए दोस्तों, ये जल्दीबाजी में भी गलत हो जाता है। इसका एक कोना देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, सटा है ना, लेकिन ये देखिए यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। बोला ना दुर्घटना से देर भली, देखिए हो गया दुर्घटना। इसका आंसर जो है ये 4 नंबर होगा। चलिए आए 40 नंबर चलते हैं। 40 नंबर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये 1 नंबर होगा। बाकी कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको नहीं याद हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक 5 मिनट की वीडियो देंगे जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग की सारी जानकारी मिल जाएगी, और आपको एक ही वीडियो 5 मिनट के अंदर आपको A to Z सारी कोडिंग याद हो जाएगी, उल्टी सीधी रैंकिंग याद हो जाएगी, तथा रिवर्स ऑर्डर जो होता है वो भी याद हो जाएगा, और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये आज का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 था। उम्मीद है आपने 1 देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। बाकी ऐसे ही करके आपको दोस्तों एक किरण पब्लिकेशन और एक जो एडुटेरिया का, ये 2 प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत अच्छे लगे, जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। तो आप बिल्कुल देखते रहिएगा, ऐसे एक एक करके प्रतिदिन आपको 1, 2, 3 मॉडल टेस्ट जल्द ही हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि सारा मॉडल टेस्ट प्रोवाइड हो जाए। और बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसमें और क्या सुधार हो सकता है। और दोस्तों मैथ के क्वेश्चन इसलिए मैंने खाली आंसर इनसे बताया क्योंकि इसमें ऐसे सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा, और अभी उतना सुविधा है नहीं। तो ऐसे ही करके आपको एक एक प्रैक्टिस से डेली मिलता जाएगा। बाकी आप लोग देखते रहिएगा और अपनी तैयारी बनाए रखिए, हताश मत होइए। ये बिहार की वैकेंसी है दोस्तों, 5 साल बाद आई, आगे जाके कितने साल बाद आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल हताश मत होइए, तैयारी करते रहिए। लगभग अभी 1 महीने का समय, अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट भी रोज़ देखेंगे तो 1 महीने में आप 60 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, और उसमें काम करें नहीं 100%, अगर आपका 80%, 60% भी अगर तैयार होगा तो आपकी तैयारी बहुत हो जाएगी। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़रूर अच्छा होगा। ठीक, इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को बंद करेंगे, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स ज़रूर दीजिएगा। कैसी क्लास लगी ये भी बताइएगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।